हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू क्वोशंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों जब आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाती है उसका इक्विवेलेंट बेनिफिट हमारे लोन्स पे हमको क्यों नहीं मिलता। आपने नोटिस किया होगा कि जब न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर दिए हैं तब तक पूरे मीडिया में आर्टिकल्स छपने लगते हैं कि कैसे अब घर खरीदना, अब गाड़ी खरीदना, बाइक खरीदना, अनेकों चीज़ें खरीदना बहुत सस्ता होने वाला है। और जिन लोगों ने लोन्स लिए होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से हमारी ईएमआई अगले ही महीने से बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाली है। और ये समझकर मेरे पेरेंट्स पिछले महीने जिस ब्रांच से हमने होम लोन लिया हुआ है उस ब्रांच में गए और ये पता करने के लिए कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कितने रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में आरबीआई ने बहुत तेज़ी से अपने इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस किए हैं। उन्हें ये पता लगा कि हमारे होम लोन पे जहाँ पे पहले हम 9.5% पे कर रहे थे, अब इंटरेस्ट रेट्स 8.5 है, जो कि एक आई थिंक 10% रिडक्शन है ऑलमोस्ट। एट द सेम टाइम इसी दौरान इस पीरियड के अंदर आरबीआई के जो रेपो रेट्स हैं, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो नियरली 65% से रिड्यूस हो चुके हैं। और जब उन्हें ये पता लगा कि हमारा रिडक्शन इतना छोटा है कंपेयर टू आरबीआई, तो उन्हें ये बहुत शॉकिंग लगा। और शायद से आपने भी ये पैटर्न अपने होम लोन्स या अपने और अलग अलग लोन्स के साथ नोटिस किया होगा। बट मीडिया से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे ही आरबीआई ने रेट कट किए वैसे ही हमारे होम लोन्स, हमारे बाइक लोन्स, अनेकों तरह के लोन्स अब चीप होने वाले हैं। लेकिन ये रियलिटी में पार्शली ट्रू है। इनफैक्ट आपने रियलाइज किया होगा कि जब आरबीआई अपने रेट्स इंक्रीज करती है तो बैंक्स हमारे बोरोइंग रेट्स जो हैं बहुत तेजी से और ज़्यादा क्वांटम में इंक्रीज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आरबीआई रिड्यूस करती है रेट्स तो यही पास ऑन इफेक्ट स्लो भी होता है और जो क्वांटम ऑफ पास ऑन है वो भी लोअर होता है। इसीलिए आपने शायद सुना भी होगा कि ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में मॉनेटरी रेट ट्रांसमिशन जो है वो वीक है। इसका मतलब आरबीआई रिड्यूस करती है जब रेट, वो सिग्नल दे रही है बैंक को कि हम ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को चीजें खरीदना सस्ता करना चाहते हैं, लेकिन वो जो इफेक्ट है वो फुली पास ऑन नहीं होता है कंज्यूमर को, और इससे दोनों का नुकसान होता है। ओवरऑल इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ भी नहीं हो पाती है या एज इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। एट द सेम टाइम हमारे जैसे बोरोवर फॉर एग्जांपल जो जिनके रेट शायद से लोअर होने चाहिए, हम एक हायर इंटरेस्ट रेट्स पे करते रहते हैं। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। बट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कोई भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि 1991 में इंडिया में एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई। अब इस लिबरलाइजेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ था इस वीडियो में जाने का हमारे पास शायद से टाइम नहीं होगा, बट जनरली स्पीकिंग काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी अलग अलग पार्ट्स इंडिया में जो इकोनॉमी के पार्ट्स थे वो डीरेगुलेट होने लगे। मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर से हट के एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे मूव होने लगे। बट इसी लिबरलाइजेशन स्कीम के में एक जो थीम थी वो थी इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेट हुए। जहां अब तक इससे पहले गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके ये डिसाइड करते थे कि अलग अलग टेन्योर के लिए और अलग अलग टाइप के लोन्स में क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स चार्ज कर सकते हैं बैंक्स। क्योंकि आपको याद होगा, शायद आपको पता होगा कि 1991 से पहले सारे बैंक्स नेशनल बैंक्स थे, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स थे। तो गवर्नमेंट अपने प्लानिंग कमीशन के थ्रू और आरबीआई के साथ मिलके इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करती थी अलग अलग लोन्स पे। लेकिन 1991 के बाद ये इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेट होने लगे। और जब डीरेगुलेट होने लगे तो आरबीआई के पास और गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज था। उन्हें यह जरूर ध्यान में रखना था कि कोई भी अब जो रेट सेट करेगा बैंक किसी भी टाइप ऑफ लोन पे, उन्हें जो रेट्स हैं वो किसी ना किसी तरह आरबीआई के रेपो रेट से लिंक होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आरबीआई का मेन फंक्शन है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मतलब इन्फ्लेशन को रोकना और मेंटेन करना एक सर्टेन रेंज में, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है फैक्टर्स क्रिएट करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। सो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आरबीआई अपने रेट्स रिड्यूस करे या इंक्रीज करे उसका इफेक्ट एक्चुअली इकोनॉमी में हो। और वो तभी अच्छे से पहुंचता है जब बैंक्स एक्चुअली अपने जो लोन्स हैं, जो बोरोइंग रेट हैं, जो डिपॉजिट रेट है जिनकी अभी हम बात करेंगे, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो सके आरबीआई के
पॉलिसी रेट जो रेपो रेट्स हैं उनके चेंजेस के साथ साथ। तो पहला चैलेंज था कि जो भी रेट्स जो सेट करेंगे बैंक्स अलग अलग लोन्स पे, उन्हें किसी ना किसी तरह से आरबीआई के जो रेपो रेट्स है उससे किसी तरह लिंकेज होना चाहिए। और दूसरा रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट था ये करना बिकॉज बैंक्स को भी एक बेंचमार्क होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपने लोन्स प्राइस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो अलग अलग बैंक्स में सेम क्रेडिट प्रोफाइल या सेम रिस्क प्रोफाइल किसी कंज्यूमर की हो या किसी कस्टमर की हो और दोनों अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पे कर रहे हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि कोई ऐसा बेंचमार्क होना चाहिए, कोई ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जिसका आरबीआई के पॉलिसी रेट रेपो रेट से और बैंक्स जिस तरीके से लोन को प्राइस करते हैं, किस रेट पे देती हैं लोन्स, उन्हें किसी ना किसी तरह लिंक होना चाहिए। पिछले 30 सालों में ये लिंकेज एस्टैब्लिश करने के लिए 4 अलग अलग फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं आरबीआई द्वारा, लेकिन चारों में से सारे के सारे फेल हो गए हैं। कुछ रिलेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल थे, कुछ रिलेटिवली कम सक्सेसफुल थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो सारे ही ये फ्रेमवर्क्स जो हैं ये रिलेटिवली शायद से हम कह सकते हैं कि फेल हो गए हैं। और इसका रीज़न ये है कि ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं ये इंटरनल बेंचमार्क्स पे काम करते हैं। मतलब अभी तक इन सभी फ्रेमवर्क्स के अंडर बैंक्स को फ्रीडम थी कि वो डिसाइड करें इंटरनली बैंक टू बैंक इंडिविजुअली कि कैसे वो प्राइस करेंगे लोन्स को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो 1994 में आरबीआई ने PLR प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम जो है ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर हर एक बैंक को अपना मिनिमम रेट डिक्लेयर करना होता था फॉर द मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। मतलब हर एक लोन सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट वर्दी कस्टमर है उसको मिनिमम रेट वो कितना चार्ज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई इस फ्रेमवर्क के साथ कि हर एक बैंक का अलग अलग फ्रेमवर्क था और हर एक बैंक की अलग अलग कैलकुलेशन थी और क्योंकि अलग कैलकुलेशन थी आरबीआई एक्चुअली असेस नहीं कर पाया कि जब वो रेट लो कर रहा है, एक्चुअली पॉलिसी रेट्स लो कर रहा है, उसका बेनिफिट एक्चुअली कंज्यूमर को पहुंच पा रहा है नहीं। इस वजह से ये सिस्टम फेल हुआ और इसको रिप्लेस करने के लिए फिर 2003 में एक बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का जो फ्रेमवर्क है वो इंट्रोड्यूस किया गया। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के अंदर बैंक्स को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे लोन प्राइसिंग करना होता था। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ फंड्स देखना होता था, ऑपरेशनल कॉस्ट देखना होता था, रेगुलेटरी मार्जिन देखना होता था और एक प्रॉफिट मार्जिन। इन तीनों चारों फैक्टर्स को अमंग्स अदर्स बट सिंप्लीफाई करने के लिए इन तीनों चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके BPLR कैलकुलेट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम भी फेल हो गया और 2008 तक ऐसा देखा गया कि 77% ऑफ द लोन्स जो दिए जा रहे थे पूरे सिस्टम में बैंक्स द्वारा वो सारे BPLR से लोअर थे। और इसका रीज़न ये था कि 2003 में पिछले 10-12 साल में ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही थी कि बैंक्स के पास काफ़ी सरप्लस डिपॉजिट्स थे और क्योंकि पैसा था लेंड करने के लिए तो कंपटीशन की वजह से बैंक्स धीरे धीरे अपने जो लोन्स को जो प्राइसेस है वो काटने पड़े और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि यहाँ पे 77% ऑफ जो लोन्स थे वो BPLR रेट से लोअर दिए जा रहे थे। तो अगेन आरबीआई का जो मोटिव था ये पता करना, असेस करना कि क्या मॉनेटरी रेट ट्रांसमिट हो रहा है पूरे सिस्टम में इफिशिएंटली या नहीं, ये भी फिर से BPLR सिस्टम भी फेल हो गया इस मायने में। फिर 2010 में बेस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और बेस रेट सिस्टम में भी मोर और लेस काफ़ी सिमिलर चीज़ें थी, बस फॉर्मूला को और रिफाइन किया गया। लेकिन इसमें एक जो नई चीज़ थी वो ये थी कि इसमें कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करने थे हर एक बैंक को और अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेसिस पे कितना रेट चार्ज करना चाहिए एक कस्टमर को वो डिसाइड करना था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आरबीआई ने बैंक्स को फ्रीडम दे दी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करते हुए आप एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज कर सकते थे या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज कर सकते थे या फिर ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज कर सकते थे। अब ये क्या है चीज़ें, इस डिटेल में जाने का अभी शायद से सेंस नहीं बनेगा, बट पॉइंट ये है कि बैंक्स को फ्रीडम थी कैसे वो कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट करें और इसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बिकॉज अगेन बैंक्स आर्बिट्रेरीली रैंडमली तो नहीं कह सकते बट आर्बिट्रेरीली ये डिसाइड करने लगे कि हमारा रेट कितना होना चाहिए, हमारा रेट कितना होना चाहिए। एंड अगेन एज फार एज ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट इज कंसर्न, फिर से बेस रेट सिस्टम भी एक रिलेटिवली फेलियर माना जाता। बेस रेट सिस्टम की जो वीकनेस है उसे हटाने के लिए फिर आरबीआई ने MCLR
जो फ्रेमवर्क है वो इंट्रोड्यूस किया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट जो है उसका फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। इसमें डिफरेंस ये था, जहां बेस रेट सिस्टम में जो 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वहां पे जैसे ऑप्शंस थे बैंक के पास, 3 अलग अलग कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज कर सकते थे। इसमें आरबीआई ने क्लियरली बैंक्स को कहा कि तुम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट यूज कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए MCLR। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम भी फेल हो गया। जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2017 में जहां लेफ्ट साइड पे रेपो रेट्स 2% से घटाए गए, वहीं पे राइट साइड पे अगर आप देखें तो बेस रेट जो है, जो मीडियन बेस रेट है, वो घटाया गया 0.75% से। तो जहां आपके लोन शायद 2% से लोअर या चीपर होने चाहिए थे, वहां अगर आपका लोन जो है बेस रेट सिस्टम के अंडर था तो सिर्फ 0.75% घटाया गया। और जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट था, अगर पूरे वेटेड एवरेज लिए पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो वो -1.39% से घटाए गए। और यही अप्रैल 2016 में और अक्टूबर 2017 में देखें तो ये ट्रांसमिशन थोड़ा सा बेटर हो गया। और ये क्यों हुआ? वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ। अगेन बैंक्स के पास डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे डिपॉजिट्स आए, बहुत सारा पैसा था, और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स का जो फायदा था वो पास ऑन कर पाए। ऐसा क्यों होता है हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। बट बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं, अप्रैल 2016 और 17 में पोस्ट डिमोनेटाइजेशन जहां रेपो रेट्स 0.75% से रिड्यूस किए गए, वहीं पे लेंडिंग रेट्स जो है मीडियन बेस रेट 0.15, तो बेस रेट में फिर भी ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन जहां MCLR था, 1 ईयर MCLR रेट जो था वो -1.15 से रिड्यूस हुआ, जो WALR था वो 0.75 से रिड्यूस हुआ, और जो सबसे राइट हैंड साइड पे जो कॉलम है फ्रेश रूपी लोन्स का WLR, वहाँ पे 0.94 से रिड्यूस हुआ। तो ऐसा देखा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद एकदम से जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अब ऐसा क्यों होता है वो हम समझ सकते हैं। डॉक्टर विरल आचार्य जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर थे, उनकी स्पीच के थ्रू हम समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था। उन्होंने एक स्पीच दी थी कि व्हाई मॉनेटरी ट्रांसमिशन हैज़ नॉट वर्कड इन इंडिया सो फार, और 17 नवंबर 2017 में उन्होंने कहीं पे लेक्चर में एक स्पीच दी थी, जिस लेक्चर को अगर हम पढ़ें, जो मैंने रीड किया, ऐसा हमें पता लग सकता है कि क्यों मॉनेटरी ट्रांसमिशन वीक रही है इंडिया में अभी तक। ये समझने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए ये समझ लेते हैं कि MCLR सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद अराउंड 2016-17 में RBI के एक इंटरनल जो ग्रुप है, इंटरनल स्टडी ग्रुप ने एक रिसर्च कंडक्ट की, और उन्हें ये पता लगा कि बैंक्स जो है वो या तो MCLR को अपने तरीके से, क्योंकि काफ़ी फ्रीडम थी, इंटरनल बेंचमार्क है, फ्रीडम है बैंक्स के पास कैसे MCLR कैलकुलेट करना है, या तो उसे एडजस्ट कर रहे थे, या फिर जो स्प्रेड है, मतलब जो बेस रेट या MCLR प्लस स्प्रेड मिला के हमारा बोरोइंग रेट बनता है, तो या तो वो MCLR एडजस्ट कर रहे थे, या फिर बेस जो स्प्रेड है उसे एडजस्ट कर रहे थे आर्बिट्रेरीली, बेसिकली टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक्स को सूटेबल लग रहा है, एज अपोज टू जो RBI सिग्नल दे रही है कि बैंक रेट कम होने चाहिए ज़्यादा या बढ़ने चाहिए ज़्यादा। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विरल आचार्य स्पीच यहाँ पे 17 नवंबर 2017 में हमें पता लगता है कि इसके 3 रीजंस हैं क्यों बैंक्स ऐसे बिहेव करते हैं। ये 3 रीजन समझने से पहले बेसिकली बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है बेसिक समझ लेते हैं एक बार। बैंक्स आपसे या डिपॉजिटर से, आपसे मेरे से पैसा लेते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं हम पैसा, करंट अकाउंट में रखते हैं, या फिर हम FD करवा देते हैं, RD करवा देते हैं। ये अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स हैं। बैंक्स हमसे पैसा लेते हैं, तो एक तरह से बैंक्स ने जब हमसे पैसा लिया तो हमको इस पैसे के लिए वो पे करता है बैंक। अगर मान लीजिए FD है, 1 ईयर FD है तो अलग रेट होता है, 3 ईयर FD पे अलग रेट होता है, RD पे अलग होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे अलग रेट होता है। तो एक तरह से बैंक्स ने हमसे पैसा बोरो किया एक सर्टेन रेट पे। कोई भी एक बैंक का अगर आप ओवरऑल डिपॉजिट्स को लें और कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है, और फिर बैंक्स इस पैसे को लेके आगे कॉर्पोरेट्स को हमको ही शायद अलग अलग तरह के लोन्स देता है। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके ऊपर बैंक एक स्प्रेड
चार्ज करता है जो हमारा बोरोइंग रेट हो जाता है। और ये समझ के अगर हम ये देखें कि पहला रीजन क्यों बैंक्स आर्बिट्रेरली या तो MCLR को चेंज करते हैं या फिर बेस स्प्रेड को चेंज करते हैं टू कीप द लेंडिंग रेट्स एट बेसिकली द लेवल दैट इज कंफर्टेबल जनरली फॉर द बैंक्स, ऐसा क्यों होता है? उसका पहला रीजन है कि 90% ऑफ द लायबिलिटी, जैसे कि हमने बात की बैंक्स पैसा लेते हैं हमसे डिपॉजिट्स के फॉर्म में, इसका मतलब ये बैंक की लायबिलिटी हो गई। 90% ऑफ द जो डिपॉजिट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, वो फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में है और मोर देन 36% ऑफ द डिपॉजिट्स जो हैं वो 3 इयर्स से प्लस हैं। और इंडिया में आप जैसे जानते होंगे कि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स रहते हैं वो एक फिक्स्ड रेट पे रहते हैं। इसका मतलब बैंक्स का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, मान लीजिए RBI अगर रेट डिक्रीज भी कर देता है आज की डेट में, लेकिन क्योंकि बैंक्स के नियरली 35 to 40%, शायद उससे भी ज़्यादा जो कॉस्ट जहाँ से आ रहा है फंड्स, वो 3 साल के लिए एक सर्टन रेट पे लॉक्ड हैं। तो ऑल्दो रेट्स वैसे कम हो गए हैं RBI की तरफ से, रेपो रेट्स, लेकिन जो उसका फायदा है वो बहुत टाइम लगता है, उसको एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स को नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो फ्रेश लोन्स हैं, जो नए लोन्स हैं और नए डिपॉजिट्स हैं, उन पे बैंक्स नए लोअर डिपॉजिट रेट दे सकता है और क्योंकि लोअर डिपॉजिट रेट दे सकता है, इसीलिए जो आगे लेंडिंग है वो भी लोअर पे कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बैंक को देखा जाए तो इस फिनोमेना की वजह से, क्योंकि 90% लायबिलिटीज जो हैं वो डिपॉजिट्स में है और डिपॉजिट्स 3 साल के लिए एक सर्टेन रेट्स पे लॉक रहती हैं, तो क्योंकि बैंक्स यहाँ पे अपना रेट कम नहीं कर सकते जो आपको पे कर रहे हैं, इसी रीजन की वजह से बैंक्स इतनी इजीली अपने जो लेंडिंग रेट्स हैं वो भी नहीं कम कर पाते। आपके सामने दिए गए ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो 2020 में जो 3 ईयर प्लस FDs हैं वो नियरली 36% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, जो मतलब जो रॉ मटेरियल है बैंक्स के लिए, वो फिक्स रेट पे रहता है। और ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो मोर देन 30% है, 36% है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में ये जो नंबर है अराउंड 34% है। इसका मतलब काफ़ी रिजिडिटी हो जाती है बैंक्स को डिपॉजिट साइड पे अपने रेट्स कम करने में, जैसे हमने बात की। इसी की वजह से जो लोन्स के रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से कम नहीं कर पाते। इसी से रिलेटेड अगर हम ये समझे, जैसे हमने बात की 90 इंडिया में जो इंडियन बैंक्स हैं 90% ऑफ देयर फंड्स दे सोर्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब कॉर्पोरेट से, इंडिविजुअल से जो डिपॉजिट्स हैं जो हमने बात की है। सो इसका मतलब RBI अगर अपने रेपो रेट्स कम भी कर दे, मतलब सस्ता हो गया है। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक, एक कमर्शियल बैंक RBI से पैसा ले सकता है आगे बोरोइंग करने के लिए फॉर वॉट एवर रीजन। तो अगर RBI ने रेट कम कर भी दिए हैं तो बैंक्स लिटरली सिर्फ 10% ऑफ देयर रॉ मटेरियल, 10% ऑफ द फंड्स RBI से सोर्स कर रहा है। तो एक्चुअली RBI का रिड्यूस करना रेपो रेट्स का फायदा जो है एटलीस्ट सिर्फ रेपो रेट से उतना नहीं हो पाता है। आपके सामने अगेन SBI का एग्जांपल है, हम देख सकते हैं जो टोटल जो फंड्स है डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स, तो ये हो गए टोटल फंड्स दैट आर अवेलेबल फॉर लेंडिंग। ये टोटल फंड्स जो है वो 36 लाख करोड़ है। एट द सेम टाइम अगर हम बोरोइंग्स देखें, इस इन फंड्स में से 36 लाख करोड़ में से कितने फंड्स जो हैं वो RBI से बोरो किए गए हैं? सो दैट नंबर इज हार्डली 35,000 करोड़, विच इज अराउंड 10% ऑफ द टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग। दूसरा रीजन क्यों मॉनेटरी ट्रांसमिशन इंडिया में वीक रही है इज बिकॉज पिछले कुछ सालों में एसेट क्वालिटी, जैसे NPAs की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इस एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स की वजह से बैंक्स जो हैं जो अपना चाह के भी डिपॉजिट रेट और लोन्स रेट कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोन्स पे उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ऑलरेडी अधिकतर जो बैंक्स है स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ही वीक हो चुके हैं, बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ NPAs हैं, और अगर उन्होंने अपने लेंडिंग रेट कम कर दिए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कुछ बची है या जो नहीं बची है, सिचुएशन और वर्स हो जाती है। तो इस केस में बैंक्स एक्चुअली वर फोर्स्ड टू कीप द लेंडिंग रेट्स हायर देन मे बी शायद वो चाहते होंगे। और तीसरा रीज़न ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्योंकि अधिकतर जो डिपॉजिट्स, अधिकतर जो सोर्स ऑफ फंड्स जिसको वो यूज़ करके बैंक्स आगे लेंड करते हैं वो डिपॉजिट्स के फॉर्म में है। यहाँ पे बैंक्स को कुछ प्रॉब्लम फेस होती है। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए एवरेज डिपॉजिट रेट, जो रेट पे कर रहा है बैंक, वो 5% है और उसके ऊपर एक 3% स्प्रेड करके ऑन एवरेज जो लोन्स दे रहा है बैंक वो 8% पे दे रहा है। इसका मतलब स्प्रेड जो है वो 3% का है।
अब मान लीजिए बैंक जो आरबीआई का सिग्नल, जो आरबीआई का रेपो रेट रिड्यूस हो जाता है और आरबीआई एक तरह से सिग्नल कर रही है बैंक को कि लेंडिंग रेट जो है आपने रिड्यूस करो, मान लो 2% से करो, 1% करो, व्हाटएवर दैट नंबर इज, बट लेंडिंग रेट रिड्यूस करने के लिए बैंक्स को अपना डिपॉजिट रेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अगर आप डिपॉजिट रेट रिड्यूस करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि एफडीज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग एक्चुअली कंपीट करती हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, फॉर एग्जांपल स्मॉल सेविंग स्कीम से, लिक्विड डेट फंड से। और अगर बैंक्स ने बहुत तेजी से ये डिपॉजिट, बैंक्स को ये डर लगता है कि अगर उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेटली इस डिपॉजिट रेट्स को रिड्यूस किया तो पैसा लोग यहाँ से निकाल के अलग अलग सेविंग स्कीम्स में चल जाएंगे, लिक्विड डेट फंड्स में चले जाएंगे। और इसी की वजह से, और क्योंकि बैंक्स ने अभी तक ऑलरेडी एनपीए प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी फंड्स के लिए की प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से बैंक्स बहुत तेज़ी से और एज क्विकली ये डिपॉजिट रेट्स नहीं रिड्यूस कर पाए। अब इन तीनों रीजंस की वजह से बैंक्स की जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, इसका मतलब जो डिपॉजिट्स लिए गए हैं वो इन तीनों रीजंस की वजह से काफ़ी स्टेबल हो गए हैं, मतलब रिजिड हो गए हैं। और क्योंकि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक की बैलेंस शीट जो है वो रिजिड है, मतलब चेंज मुश्किल से होती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स, इसी वजह से बैंक अपने जो लोन रेट्स हैं वो भी उतनी तेजी से या उतने प्रोपोर्शन में नहीं डिक्रीज कर पाते। और इन कुछ मेजर रीजंस की वजह से इंडिया में ऐसा माना जाता है कि मॉनेटरी रेट जो ट्रांसमिशन है वो वीक है। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई क्या स्टेप्स ले रही है इस मॉनेटरी ट्रांसमिशन की जो इनएफिशिएंसी है उसको हटा। अभी तक जैसे हमने बात की, अभी तक पिछले 30 सालों में 1991 से हमारे बैंकिंग सिस्टम ने इंटरनल बेंचमार्क्स यूज करके अपनी लोन प्राइसिंग की है, लेकिन 2017 में आरबीआई का एक इंटरनल स्टडी ग्रुप ने स्टडी किया और रियलाइज किया कि इवन एमसीएलआर जब फेल हो गया तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि शायद अब टाइम आ गया है हम इंटरनल बेंचमार्क से मूव करें एक्सटर्नल बेंचमार्क की तरफ, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे। और इस स्टडी के बेसिस पे और रिकमेंडेशंस लिए गए और अगले 2 सालों में अक्टूबर 1, 2019 से ये डिसाइड हुआ कि सारे नए फ्लोटिंग रेट लोन्स, फ्लोटिंग रेट मतलब जो ऑलरेडी जब आप लोन्स लेते हैं तो पहले ही डिसाइडेड होता है कि अकॉर्डिंगली जो है लोन का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होने वाला है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट क्योंकि अभी तक ये इंटरनल बेंचमार्क्स पे डिसाइड होते थे, जैसे एमसीएलआर के बेसिस पे मूवमेंट बहुत कम होती थी, और इसीलिए जैसे हमने बात की जब रिडक्शन होता है तब बैंक्स बहुत धीरे धीरे इसे पास ऑन करते हैं, और जब इंक्रीज होता है बैंक्स बहुत तेजी से और ज़्यादा क्वांटम में पास करते थे। लेकिन अब अक्टूबर 1, 2019 से सारे नए फ्लोटिंग रेट जो लोन्स हैं पर्सनल और रिटेल सेगमेंट में, जैसे हाउसिंग, ऑटो, पर्सनल लोन्स, और दूसरा एमएसएमई के जो लोन्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल बेंचमार्क यूज करके इन लोन्स की प्राइसिंग होगी। अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है? एक्सटर्नल बेंचमार्क हो सकता है रिजर्व बैंक का जो पॉलिसी रेट है उससे बेंचमार्क हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने कोई भी नया फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन लिया फॉर एग्जांपल, और तो उसकी प्राइसिंग एक रेपो रेट, मान लीजिए रेपो रेट आज 4.4% पे है या 4% पे है, रेपो रेट प्लस बैंक ने जो भी स्प्रेड डिसाइड किया मान लीजिए 3%, तो आपका रेट जो है वो 7% हो गया एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन। लेकिन कल को अगर रेपो रेट जो है वो 5% हो जाता है, जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि सबको दिखता है, अगर वो 5% हो जाता है तो बैंक को भी उसे जो इंक्रीज, नेचुरली बैंक तो बहुत खुशी खुशी इंक्रीज करेगा, तो उसे 5% होता है तो 5 + 3 8% पे इंक्रीज किया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर वो रिड्यूस होता है 4% से अगर 3% जाता है तो 3 + 3 आपका जो रेट है बोरोइंग रेट भी 6% पे रिड्यूस किया जाएगा। तो अभी तक अलग अलग एक्सटर्नल बेंचमार्क्स यूज करने का अभी तक बैंक्स को फ्रीडम है, जो कि क्योंकि एक्सटर्नल है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो आरबीआई का पॉलिसी रेट यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ्स की ट्रेजरी बिल्स या 6 मंथ्स के ट्रेजरी बिल्स पे जो यील्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये क्या होते हैं ऑल, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। और ऑल्दो ये चेंज जो है वो सिर्फ नए लोन्स पे है और वो भी सर्टेन सेगमेंट ऑफ लोन्स पे है, गुड न्यूज़ ये है कि ये शिफ्ट
फ्रॉम इंटरनल बेंचमार्क्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क जो शिफ्ट है वो शुरू हो गया है एंड ओवर टाइम अधिकतर लोन्स जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंटली प्राइस किए जाएंगे एंड होपफुली ये जो प्रॉब्लम है जो शायद से मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरे पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया, शायद आपने भी एक्सपीरियंस की होगी और इसी की वजह से पूरी इकोनॉमी में जो ग्रोथ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज बैंक्स डू नॉट पास ऑन द डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, इसका जो प्रॉब्लम है ये होपफुली ओवर टाइम विल गेट सॉल्व्ड। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन मत दबाना भूलिए और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।